सभी जमातों के बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है। हमारे टीआरएस पार्टी के लीडर्स भी है। यहाँ के एमएलए साहब संजय अन्ना है और जनाब अमीनुद्दीन साहब एमआईएम पार्टी के सदर है। जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब तबलीगी जमात के सदर है। जनाब मोहम्मद शोएबुल हक तालिब साहब जमात इस्लामी के सदर साहब है। जनाब मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब जमात अहले हदीस के सदर साहब है। जनाब मुफ्ती सिद्दीक साहब अंजुमन उलमा हुफाज के सदर साहब है। जनाब फुरखानुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन उल्फा हुफाज के है। जनाब मुफ्ती खलील साहब निगरान तहफुजी खात्मे नबुवात के है। जनाब अब्दुल रहीम साहब है प्रेसिडेंट अहले सुन्नतुल जमा के। जनाब उमर अली बेग साहब है वाइस प्रेसिडेंट जमायत उलमा। जनाब हुफाज इकराम साहब इमाम और मौजन हजरात यहाँ पे जो मौजूद है और हमारे सारे मंडल से आए हुए टीआरएस पार्टी के लीडर भी है। और जमील अहमद साहब है ईदगाह कमेटी के प्रेसिडेंट। रहीम साहब है प्रेसिडेंट अहले सुन्नत के। वाजिद भाई है हमारे अहले हदीस निज़ामाबाद से। हाफिज लाइक खान साहब है जमात उलमा निज़ामाबाद से। हमारे रियाज मामू रियाज खान साहब बारी साहब हमारे मुज्जू साहब और मोहसिन भाई सभी यहाँ पे मौजूद है। सबको मैं वापस एक बार सलाम करती हूँ। और आज एमपी का इलेक्शन के टाइम है। इस मौके पे आपसे मिलके मेरा अपील आपसे करने के लिए मैं यहाँ पे जगत्याल में आई हूँ। आप सबका तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतना टाइम आपने निकाला और सभी एक साथ आके पूरी एक कुल जमात की महफिल है, सभी आप एक साथ आके हमारे तायद करने के हक में आ जा पाए हैं और अपना अपील सुनाने का मौका भी मुझे आपने दिया है। आपसे रिक्वेस्ट मैं इतना ही करना चाहती हूँ कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से टीआरएस का दौर गुजरा है आपने देखा है, और अगर कंपेयर करके देखेंगे तो काफ़ी ऐसे स्कीमात है, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स है। सबसे ज़्यादा जिस हमदर्दी के साथ टीआरएस की हुकूमत मुसलमानों के साथ पेश आती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उसको आप याद करें, क्योंकि बाकी स्कीमात तो चलते रहेंगे, बाकी प्रोग्राम्स तो चलते रहेंगे, सरकारें आएंगे जाएंगे, हुकूमतें आएंगे जाएंगे, हर एक तरीके के स्कीम बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। लेकिन जो नीयत है, लेकिन जो इंटेंट है तेलंगाना हुकूमत की केस साहब की, उसे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। आ फैन बन जेवा ना लोल्लेक पूंदल, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ज़रा उसको याद करिए, क्योंकि आप नेशनल जय तेलंगाना। ये माइक अपना है कि जीवन रेड्डी साहब का है? इसमें तो कुछ साजिश नजर आता है। अब सबसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके के केसीआर साहब के इरादे हैं उस पर आप गौर करिए, क्योंकि आज ये मरकज के इलेक्शंस है। यहाँ पे दोनों नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके टीआरएस पार्टी से मुसलमानों के तेलंगाना के दूर करने का एक साजिश में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी आते यहाँ पे वो बोलते कि टीआरएस पार्टी जीतेगी तो वापस बीजेपी के साथ जाएंगे, ये हमेशा वो बोलते रहते हैं। और जब बीजेपी के लोग यहाँ पे आते हैं वो हमें बुलाते हैं कि आप कांग्रेस के बी टीम है। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप एक बार गौर कीजिए हमारे निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के का क्या सिचुएशन। मधुगौड़ याशकी साहब यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है, लेकिन क्या आज तक वो कहीं पे निकले कैंपेन पे? आज तक कहीं आपको एक कांग्रेस की गाड़ी दिख रही है कैंपेन करते हुए? बिल्कुल उन्होंने मैदान छोड़ के फरार हो गए। और फरार इतना नहीं हुए, वो कैंडिडेट्स को भी उनके पूरे के पूरे उनके कैडर को उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो। यानी एक टीआरएस पार्टी को, एक रीजनल पार्टी को हराने के लिए दोनों आज नेशनल पार्टी से एकजुट हो गए। लेकिन ये हालात क्यों हैं, हमें इस पे गौर करना है। हालात ऐसे हैं आज पूरे मुल्क में, मोदी जी का ग्राफ तो दिन ब दिन घटते आ रहा है। मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, उनका दिन ब दिन घटते आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी जीरो पे आ रहा है, आना भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का हालत यह है साहब कि वो देश को कोई एक विजन नहीं दिखा पा रहे, कोई एक फ्यूचर नहीं दिखा पा रहे।
राहुल गांधी जी बोलते हैं तो हमेशा बीजेपी के फेल्यूर्स पे बोलते हैं, लेकिन उनका खुद का पार्टी क्या करेगी, उनका खुद का पार्टी किस तरीके का हमारे देश के फ्यूचर के लिए सोच रखती है वो नहीं बता पा रहे। अगर वो जब तक नहीं बताएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट कहाँ से मिलने वाले हैं। तो पूरे मुल्क की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं कर रही। तो इन हालातों में आज पूरे हमारे मुल्क में रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बिल्कुल खिचड़ी की सरकार आने वाली है और आने वाले टाइम में हमारी यही कोशिश है, केसीआर साहब की यही कोशिश है कि सारे रीजनल जमातों का एक फेडरल फ्रंट बनाए दी जाए, जिसमें कांग्रेस नहीं होगा, जिसमें बीजेपी नहीं होगा। सारे रीजनल पार्टीज को साथ मिला के एक फेडरल फ्रंट बना के उनको गवर्नमेंट में लाने का कोशिश हो रहा है। जब हम ये बात कहते हैं तो दोनों नेशनल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग कैसे मिल पाओगे, प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स को आते जाते हुए भी देखा है, सारे बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे। आज के तारीख में ऐसा है 40%, 40% जो हमारी वोट्स है पूरे हिंदुस्तान में, ये रीजनल पार्टी के हाथों में है। आप बंगाल से लेके केरला तक आप देख लीजिए, रीजनल पार्टीज के हाथों में इस देश के सियासत में 40% के वोट्स कंट्रोल में। अब 40% जिन कंट्रोल में है, अगर वो सारे एक साथ मिल जाएंगे तो हुकूमत बनानी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब बीजेपी सरकार बनी उनका वोट परसेंटेज था 34%। सिर्फ 34% इस देश के जनता ने उनको वोट दिया है, 100% ने नहीं दिया उनको वोट। तो आज रीजनल पार्टीज के पास जब 40% वोट है पूरे हिंदुस्तान के, क्यों ये संभावना नहीं है, क्यों ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों ये नहीं हो सकता कि फेडरल फ्रंट का गवर्नमेंट आए। हमें इस बात पे जरा गौर करना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि 70 साल का हमने देखा है कांग्रेस का किस तरीके से हुकूमत चला इस देश में, बीजेपी का किस तरीके से हुकूमत चला इस मुल्क में, हमने देखा है। और मैं सिर्फ आपको हमारी स्टेट का मिसाल देना चाहती हूँ, हमारे रियासत का मिसाल देना चाहती हूँ। 70 साल की कांग्रेस और टीडीपी की हुकूमत आंध्र प्रदेश में चली। आंध्र प्रदेश में 23 जिले थे, 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे, और 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 70 सालों में 12 माइनॉरिटी स्कूल खोले साहब उन्होंने। 23 डिस्ट्रिक्ट में मिला के 12 माइनॉरिटी स्कूल खोले। अब तेलंगाना अलहदा रियासत बन गया, सिर्फ हमारे 10 जिले का तेलंगाना था, खैर हमने उनको 31 अभी बनाया, लेकिन 3 सालों में हमने 206 स्कूलों का कार्य किया है। यहाँ पे कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आज 50,000 हमारे बच्चे पढ़ते हैं। जिस तरीके से मुसलमान तेलंगाना के तालीम से दूर हो गए, एक दर्द के साथ, एक पैशन के साथ, एक गोल के साथ कि इनको तालीम से जोड़ना है, इसीलिए हमने ये काम किया। कोई ये इलेक्शन के वास्ते काम हुआ नहीं, क्योंकि पहले 3 साल आप जानते हैं इलेक्शन के लिए कुछ इलेक्शन था भी नहीं। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप ये नियत को पहचाने केसीआर साहब की, किस तरीके का उनका वर्क है वो देखिए। आज सिर्फ तेलंगाना में नहीं, आपके मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ, पूरे मुल्क में हमारे 36 करोड़ मुसलमान हैं। पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में 36 करोड़ हमारे मुसलमान भाई हैं। अब पूरे मुल्क के मरकज़ की सरकार बजट दिया उन्होंने 2018-19 का, उसमें हमें कितने पैसे मिले? 4,700 करोड़ उन्होंने दिए। 36 करोड़ मुसलमानों के लिए 4,700 करोड़ दिए। और यहाँ पे तेलंगाना में 70 लाख मुसलमान है सर, 70 लाख मुसलमानों के लिए यहाँ की सरकार 2,000 करोड़ उन्होंने दिया है। यानी दूर दूर से भी आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो कोई मैच नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, कर ऐसे शख्स अगर कल मरकज़ के हुक्मरानी में हमारे बात चला सकते हैं, कल मरकज़ के हुक्मरानी में मुसलमान दोस्त केसीआर साहब की बात वहाँ पे चलने वाली है, तो आप एक बार सोच के देखिए कि कितना फ़ायदा हमारे मुल्क के पूरे मुसलमानों को होगा। सर्दी से काम करने वाली सरकार अगर मरकज़ में बनेगी तो किस तरीके से हमारी हालत बदल सकते हैं, आप ये देखिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जो बैठे हैं वो अलग अलग एक एक इंसान नहीं है, आप सभी एक इंस्टीट्यूशंस है। आप जाके 1,000 लोगों को समझाने वाले लोग आज सब यहाँ बैठे, सारे बुजुर्ग हैं, इमाम है, मौजन है, हर तरीके से जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो नेशनल पार्टीज का बात है साहब, उसमें आप मत आइए, क्योंकि उनके बातों में हम 70 साल से है और कुछ फ़ायदा मिला नहीं।
अब तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक चांस, एक मौका टीआरएस पार्टी को दीजिए। नेशनल पार्टीज को हरा के जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही हम आगे चल सकते हैं। और अभी अभी आपसे रिक्वेस्ट मुझे मिला है कि वुमेन को सुइंग मशीन्स देने का आपने अभी अभी मुझे रिक्वेस्ट दिया है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ साहब, केसीआर साहब ये मान के चलते हैं कि बेटियां तो अल्लाह के रहमत होते हैं, बेटियां भगवान के रहमत होते हैं। और इसीलिए आज हमारे सरकार बनने के बाद आज तक 6000 सुइंग मशीन्स, 12-12 हज़ार के 6000 सुइंग मशीन्स हमने फ्री में बच्चियों में बांटा है। कोई लोन नहीं, 1 रुपया भी उनको वापस देना नहीं, कोई कर्ज नहीं, सीधा सीधा बांटा है। और थोड़े ऐसे बच्चे हैं हमारे मुसलमान बच्चे हैं, नौजवान दोस्त हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं ज़्यादा पढ़ चुके हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं किए, ऐसे 3000 बच्चों को लेके 8-8 लाख रुपयों की गाड़ी हमने उनको दिलाई साहब। उसमें सीधा सीधा 5 लाख का कर्जा सिर्फ गवर्नमेंट भर रहा है, नो इंटरेस्ट नो नथिंग, 5 लाख हमारी गवर्नमेंट दे रही है। और उसमें बचा कितना, 3 लाख बचा, क्योंकि 3000 गाड़ियों हमने एक साथ खरीदे, उसमें 50,000 कंपनी वाले ने माफ कर दिया, यानी 2.5 लाख का कर्जा एक एक नौजवान पे है। लेकिन उस गाड़ी देने से आज एक एक नौजवान 40 से 50,000 रुपये एक महीने में कमा रहा है। तो 4 to 5,000 उसका ईएमआई है, वो आराम से ईएमआई भी भर रहे हैं और कमाई भी आज हो रही है। तो ये हालात, ये जो नौजवान बच्चे हैं जो बेरोजगार है, उन लोगों के लिए हमने ये स्कीम चलाई सर, और आगे भी चलाते रहेंगे। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो पीजी करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप आपको मालूम है 20 लाख रुपए का रकम हम दे रहे हैं। लेकिन ये 20 लाख रुपए का रकम जो है ये भी कर्जा नहीं है साहब, ये कंप्लीटली एक गिफ्ट है केसीआर साहब के तरफ से। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर केसीआर साहब ने मुझे पढ़ाया अमेरिका में, तो मेरे से उन्होंने पैसे कभी वापस नहीं मांगे। केटीआर साहब को पढ़ाया तो केटीआर साहब से भी कभी उन्होंने पैसे वापस नहीं मांगे। इसी तरीके से हमारे मुसलमान नौजवान बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं विलायत में, केसीआर साहब ने यही कहा कि मैं उन बच्चों से पैसे वापस कैसे लूंगा। तो ऐसा सोच रखने वाले शख्सियत है साहब केसीआर साहब। और आज केसीआर साहब दिल के गहराइयों में से ये हमेशा बताते रहते हैं हमें कि अगर मैं उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल कभी जाता था पहले, तो नीचे माला से लेके ऊपर के माला तक एटलीस्ट एक 40% लोग आदाब करते थे अदब से। वो हालात आज नहीं है। सरकारी नौकरियों में मुसलमान नहीं है, आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है। तो उन्होंने एक और स्कीम कायम किया, अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है आईएएस आईपीएस बनने में, तो हर साल एक 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है, एक हल्का फुल्का एग्जाम है साहब, वो रख के एक 100 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। और उन बच्चों को हम बोल रहे हैं आप अपने मर्जी का इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लो, 1.5 लाख रुपया हम गवर्नमेंट से देंगे, और वो भी कर्जा नहीं है साहब, वो भी गिफ्ट ही है। तो हम कल के फ्यूचर मुसलमान बच्चों को आईएएस बनते हुए देखना चाहते हैं, आईपीएस में आते हुए देखना चाहते हैं, विलायत में पढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये एक जज्बाती रिश्ता है साहब, हमारा इलेक्शन का रिश्ता नहीं है। तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करना चाहती हूँ, इतने काम इतने कारनामे करने वाले हमारे सीएम साहब, आपको छोड़ के, आपसे ये रिश्ता तोड़ के बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे साहब? अगर बोल रहे कोई कांग्रेस वाले, अगर बोल रहे कोई कांग्रेस वाले, यकीन मत कीजिए आप, ये सिर्फ वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए बोल रहे। अगर चलिए सब कांग्रेस वालों की बात सच है, हम बीजेपी के साथ जाएंगे भी, तो कहाँ जाएंगे सब? वापस इनके इलेक्शन पे आपके पास ही आना है ना। कहाँ जाते साहब? हम ये स्टेट में रहने वाले नहीं है क्या? ये स्टेट के ही है ना, कहाँ जाएंगे? तो आप ये बात को समझिए साहब, क्योंकि एक लहर ऐसा उठा रहे कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे। जाएंगे कहाँ साहब? वापस आएंगे तो तेलंगाना में आएंगे ना, आपको ही फेस करना है। तो आप ये बात सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए। मेरा इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने टीआरएस की हुकूमत इस रियासत में बनाने के लिए जिस तरीके से आपने कार के निशान पे वोट दिया, संजय अन्ना को तो तरीके आपने जीत इस जगत्याल में हासिल करवाया, तो वही फैसला एक और बार दोहराइए इस पार्लियामेंट के हलके में। मैं खुद यहाँ से कायद हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि वोट हमारे बटने मत दीजिए। बुजुर्ग लोग हैं उनको समझाइए, जरा नौजवान बच्चे होंगे उनको समझाइए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है साहब कि 70 साल से हाथ को वोट डालते आ रहे हम, एक आदत है हमें, तो जरा हाथ की आदत को तोड़ना पड़ेगा साहब।
हाथ को इतने बार हम मोड़ दिए और उन्होंने हाथ ही दिए हमें और कुछ नहीं दिए। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, ज़रा वोट टूटने मत दीजिए साहब हमारी, क्योंकि आगे वाली शख्सियत जो है वो मैदान छोड़ के बिल्कुल फरार है। उनका साजिश यही है कि जितना हो सके माइनॉरिटी का वोट को तोड़ना है। और जो भी आज आप देख रहे हैं, एक कंफ्यूजन का है पूरा माहौल। 180 फार्मर्स ने नॉमिनेशन डाला है, इसके वजह से एक ईवीएम के बदले 12 ईवीएम ऐसा, तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये है। लेकिन अल्लाह अपने साथ है और टीआरएस पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो पहले ही ईवीएम में दूसरे नंबर पे हमारा कार का निशान है साहब। ईवीएम में दूसरा नंबर है लेकिन रिजल्ट में अव्वल नंबर होना चाहिए। उस तरीके से कोशिश आप ज़रूर करिएगा। और आप जब तक मेरे साथ खड़े हैं, आप जब तक टीआरएस के पार्टी के साथ है, आप जब तक केसीआर साहब के साथ है, ये नामुमकिन है कि कहीं पे टीआरएस पार्टी की हार होगी इस पूरी तेलंगाना में। यही एक विश्वास के साथ, यही एक यकीन के साथ मैं आप सबसे वापस एक बार गुजारिश करती हूँ कि वोट बंटने मत दीजिए। इस हलके का हालत अलग है, कांग्रेस का कैंडिडेट बिल्कुल फरार है मैदान से, तो हालात को समझिए साहब और उसके तरीके से वोट दीजिए। और आपने जो मौका दिया और इतने सभी बड़े बुजुर्ग लोग आए दुआ देने के लिए, अब सबका मैं दिल की गहराइयों से वापस एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो, మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.